नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। यूजीसी कानून जिसको लेकर पूरे देश में उबाल है, और देश में उबाल ही नहीं है, सड़कों पर भयंकर बवाल भी है। उस कानून पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का नरेंद्र मोदी को ये सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। तत्काल यूजीसी कानून पर रोक लगाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस सक्रियता के साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले को तत्काल मतलब प्रेफरेंस पर इसकी सुनवाई की, इसको रखा, अपने सामने लाया, आज रोक लगाने के बाद जो अगली तारीख है, वो तारीख आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये केस लेने से पहले सूर्यकांत का जो स्टेटमेंट था, वो इस केस की इंपॉर्टेंस को मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे ऊपर रख रहा था। जिस केस की इतनी इंपॉर्टेंस थी, रोक लगाने के बाद उस केस की सुनवाई 1.5 महीने तक के लिए क्यों टाली गई? जिस केस को इतने हाई प्रायोरिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उस केस की कंटिन्यू सुनवाई क्यों नहीं हुई? उस केस पर यूजीसी से लेकर के और सरकार तक को क्यों नहीं पेश होने के लिए कहा गया कि वो अपना पक्ष रखे, बताएं उन्होंने क्या सोच के कानून बनाया था, इसमें क्या फेरबदल हो सकता है, क्या प्रावधान हो सकते हैं? तो बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। सूर्यकांत ने बोला है कि दोबारा फिर से आप तैयारी करो बनाने की, लेकिन क्या इस पर जब आज इतने सबसे प्रायोरिटी पर इस केस को लिया गया था, तो क्या इस पर लगातार सुनवाई नहीं हो सकती थी? 10 दिन की सुनवाई में तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। क्या मोटिव था, क्या मंशा था, कहां गलती थी, कहां चूक थी? अगर आपको गलती और चूक नहीं पता है या उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपने मिनटों के अंदर रोक कैसे लगाई? बहुत सारे सवाल हैं। क्या एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नरेंद्र मोदी जिस कदर इस यूजीसी कानून में फंस गए थे, उनको एक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का झटका तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये राहत है। जैसे अरावली में फंसे थे तो राहत मिली थी, मुंह की खानी पड़ी थी, पब्लिक ऐसे सड़कों पर उतरी थी, जेएनजी सड़कों पर लाखों की संख्या में 1000 किलोमीटर यात्रा का ऐलान हो चुका था, कोई रास्ता नहीं था केंद्र सरकार के पास, एकाएक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। क्या बेल आउट मोदी जी हुए हैं इस मामले में? लाइए भाव को लाइए, क्योंकि खबर जो दिखती है सिर्फ उतनी नहीं होती है। स्वागत है भाव। खबर जो दिखती है उतनी नहीं होती। लाइए हेडलाइन, लाइए हेडलाइन, लाइए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगली वो भी ब्रेकिंग लाइए, ब्रेकिंग। यूजीसी के नए नियम विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। आप सोचिए, 29 जनवरी और 19 मार्च, 29 जनवरी और 19 मार्च, करीब करीब 1.25 महीने बाद सुनवाई होगी अब इस मामले की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हुए हियरिंग में लिया था सीजेआई ने। उसका तुरंत एक ही हियरिंग के बाद आधे घंटे के भीतर वो 1.25 महीने के लिए खिसक गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की ओर से जारी किए गए नए नियमों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन नियमों में कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना बनी रहती है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा वह इन गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा तैयार करे और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाए। हमें लगता है कि यहाँ पर तो ये कहां पर पारदर्शिता की कमी है। अदालतों में पॉइंट वाइज चीजें होती हैं, इस पॉइंट में पारदर्शिता की कमी है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम है, यहाँ पर दुरुपयोग की गुंजाइश है। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए। पॉइंट नंबर 2 ये जीरा होती, दलील होती,
पौने 2 महीना टल गया। जरा बाइट लाइए वकील साहब की, एक वकील साहब की बाइट लाइए। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई है। जो नए यूजीसी के नियम आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है और कोर्ट ने इस पूरे जो हमारी आज बहस थी, जो हमारा मकसद था, जो हमारा पॉइंट था, वो यही था कि जिस तरह से इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किया गया है उससे समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट होगा और ये डेफिनेशन कानूनन रूप से सही नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यूनिटी को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, कहा कि यूनिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिफ्लेक्ट होती है एजुकेशनल संस्थानों में खास। बिल्कुल, क्या टिप्पणी? देखिए, जिस तरह से आज हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट बेसिस पे और जिस तरह से हम लोगों का एक समग्र समाज ये आशा करता है, हमारा संविधान का जो मूलभूत संरचना है वो ये है कि सारे लोग एक समान रहें और किसी भी तरह से किसी भी ढंग का कोई भेदभाव ना हो, तो उसको सही से एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में डिफाइन करना जरूरी है और अगर वो नहीं डिफाइन होगा तो उससे क्या कहते हैं समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट। अमेरिका का भी उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उदाहरण दिया था, क्या कहना चाह रहा था सुप्रीम? नहीं, अभी जो आज कोर्ट का ऑर्डर है मैं वहीं तक आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। किया था अमेरिका को भी लेकर, अमेरिका को लेकर। ठीक है, वो एक बात थी, पर अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है मैं उतना ही आपके सामने रखूँ। 19 मार्च को 19 मार्च को जी बिल्कुल स्टे। इसमें अमेरिका वाले का जिक्र करना चाहिए था। ये हरिशंकर जैन के पुत्र विष्णु शंकर जैन है। हरिशंकर जैन को आप लोगों ने राम मंदिर वाले केस में देखा होगा और ये भी जितने मंदिर मस्जिद के मामले होते हैं उसमें रहते हैं हरिशंकर जैन, उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन। सुनवाइए अगले वकील को। जी देखिए, जैसे ही ये रेगुलेशन मेरी नॉलेज में आया, हमारे बीएचयू के जूनियर हैं मृत्युंजय तिवारी, वो पार्टी बने और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया। हमने इसमें बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर अकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि जहां पे जैसे अमेरिका में श्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय हैं वैसा हो जाए। उन्होंने कहीं न कहीं माना कि ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। केंद्र सरकार को क्या निर्देश हुआ है? केंद्र सरकार को निर्देश यह है कि वो रिप्लाई फाइल करेंगे अपनी इसमें और केंद्र सरकार मीनवाइल कंसल्ट करेंगे कि इसमें क्या और सुधार हो सकता है, शब्दों को कैसे सही किया जा सकता है, ड्राफ्टिंग कैसे ठीक की जा सकती है जिससे किसी का भी फाल्सली इम्प्लीकेशन ना हो, उनके चांसेस ना हो। जी 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 स्टे रोक है 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ये सत्यम पांडे थे अधिवक्ता। इनकी बाइट में कुछ चीजें और क्लियर हुई है, वो हरिशंकर जैन में नहीं क्लियर थी, उनको तो पता भी नहीं था। वो अमेरिका वाला पूछा तो कहने लगे वो सब अभी हमको नहीं, अभी तो ये है। ये ज्यादा क्लियर थे और इनकी क्लियरिटी से केस क्लियर हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि अदालत ने कहा है भाऊ कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि इस मामले को जाने, लेकिन और कुछ इसमें सुधार करिए। मतलब ये उस टाइप का हो गया कि पेंटिंग कोई बना के दे गया, कहे पेंटिंग में मजा नहीं है, थोड़ा और अच्छा बनाओ। मकबूल फिदा हुसैन, आपने ओपनिंग में कहा कि इतनी प्रायोरिटी पे मामला था और फिर मार्च की डेट दी। आपको थोड़ा समझना चाहिए आशीष जी, प्रायोरिटी यूजीसी कानून का बदलाव नहीं था। प्रायोरिटी केंद्र सरकार के फंसने का था। केंद्र सरकार कैच 22 सिचुएशन में फंस गई थी। मोदी जी को डर था कि ये कोर वोट जो है, उनका बेस जो है बीजेपी का सवर्ण वोट, वो खुलेआम बगावत करके रास्ते पे आ गया है। दूसरी बात, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट सवर्ण से आते हैं, बहुत सारे संघ सवर्ण की बात करता है। मानसिकता संघ की वही है सवर्णों की, वो भले ही सबकी बात करता है। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, सवर्ण हमेशा दलितों की बात करते हैं और उत्पीड़न उन्हीं का करते हैं। बाय एंड लार्ज जो खबरें आती है, बाय एंड लार्ज, तो वो सवर्ण को नाराज नहीं करना चाहते थे और यदि ये कानून रोल बैक करते, वो वापस ले लेते, तो पूरा पिछड़ा समाज ओबीसी उनके खिलाफ हो जाता।
85%। 85%। अब मुझे लगता है कि एक बार संविधान की जो कॉपी है अपने ऑफिस के लाइब्रेरी में, उसको मैं एक बार से फिर से पढ़ना चाहूंगा। और पढ़ना इसलिए चाहूंगा कि न्यायपालिका के क्या-क्या काम है, उसमें शायद एक नया काम जुड़ गया है। केंद्र सरकार मुसीबत में फंसने पे उसको बेल आउट करने का काम भी अब न्यायपालिका कर रही है। अरावली में हमने देखा, अरावली के मामले में क्या हुआ, पैगासस के मामले में क्या हुआ, राफेल्स के मामले में क्या हुआ, अडानी के मामले में क्या हुआ। जहां सरकार फंसती है, वहां इंटरवेन होता है। और जब इंटरवेन होता है, यूजीसी का ये जो मामला है, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। सरकार के हाथ से चली गई थी। बीजेपी से लोग इस्तीफा दे रहे थे, लोग अधिकारी इस्तीफा दे रहे थे। जब सब दूर से इस्तीफे हो रहे थे, तब अब उनको ये लगा कि अब इसको खुद रोल बैक तो कर नहीं सकते, क्योंकि उधर वो तबका एक नाराज हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय से इसको स्टे दिलवा दो। तो क्या होगा उसमें कि भाई जो पिछड़ा है वो सर्वोच्च न्यायालय को गाली दे सकता है क्या मनी मन में, और क्या कर सकता है? भाई मोदी जी ने तो बिल्कुल चाहा था आपके साथ देना, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कर दिया, क्या करें? मुझे ऐसा ही याद आता है, राजस्थान की सरकारें आती थी, कभी वसुंधरा जी की सरकार आती थी, कभी कांग्रेस की सरकार आती थी, और एक गुज्जर और मीना का झगड़ा होता था रिजर्वेशन के लिए, ठीक है? और जो भी सत्ता में आता था वो रिजर्वेशन दे देता था। सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला अटक जाता था, और बात होती थी, देखो भाई सरकार ने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, बाकायदा अध्यादेश निकल के रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है। तो ये न्यायपालिका की आड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ न्यायपालिका की आड़ नहीं, मैं सिस्टमेटिकली देख रहा हूं। जब अरावली का मामला आया, तब भी मैंने कहा आपको ये बेल आउट किया है सरकार को। अब अरावली का मामला ठंडा पड़ गया। उन्हें हमारे देश की साइकी को मोदी जी अच्छी तरह से समझ गए। इस देश में आंदोलन एक बार खड़ा हो जाता है, उस आंदोलन को यदि आप समाप्त कर दो, उसके बाद फिर से नहीं खड़ा होता उसी इशू पे। ये वो जानते हैं। हाँ, किसान आंदोलन एक बार खड़ा हुआ, उसके बाद किसानों की स्थिति वैसे की वैसी ही है। हाँ, एक बार बस खाली एक बार हवा निकालनी है, हवा निकालनी है। तो आपने वांगचुक को अरेस्ट कर दिया, हवा निकाल दी। हाँ, आपने किसानों को 3 कानून वापस करके बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारी बातें मनवाएंगे, बाकी कोई कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, ना कमेटी बनी, ना कुछ हो गई, हवा निकाल दी। और अब आए तो डंडे से पीट के कर देते हैं वापस। वैसे ही अब किसका हो गया, अरावली का हो गया। अरावली का मामला अभी तक क्या है, वो कानून का स्टेटस क्या है, स्टे लगा हुआ है। धीरे से कब स्टे वैकेट होगा और क्या होगा, और उसके बाद फिर सरकार अपनी जो चाहे वो मनमानी कर लेगी और आंदोलन खड़ा होगा नहीं। ऐसा ही इस आंदोलन की हवा। अब सारे लोग, सब आंदोलन स्थगित हो जाएंगे, इस्तीफे स्थगित हो जाएंगे, सब सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च तक दे दिया टल्ला, मार्च तक आप नोटिस फाइल करते रहो, इसमें बदलाव करते रहो। सवाल यह है कि सरकार क्या झक मार रही थी क्या? भांग खा के सरकार के अधिकारी काम करते, नेता क्या भांग खा के सोते क्या? जो आम आदमी को समझ में आया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इसमें दुरुपयोग हो सकता है, ये बात सत्ताधीशों को नहीं पता थी क्या? इसका मतलब सब कुपड़ बैठे ऊपर, कोई बात ही नहीं करना चाहता, बस अपनी फाइल आगे खिसकाते रहते हैं, कुछ भी लिख दो, या बिना सोचे समझे डिसीजन लिए जाती है सरकार में। ना स्टेक होल्डर से बात की जाती है, ना कंसर्न लोगों से बात की जाती है। बस मोदी जी सुबह उठते हैं, रात को सपने में क्या देखा, सुबह लिख देते हैं कागज पे, या किसी से लिखवाते हैं, कानून बना दीजिए, नोटबंदी करवा दीजिए। क्या होगा? बोले आतंक खत्म हो जाएगा, काला पैसा आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। खूब खूब, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। रात को सपना आया था, सुबह साकार कर दिया, 3 किसान कानून बना दिए, सपने में आ गए तो। नहीं, इसमें कई सवाल हैं। क्या कहा सूर्यकांत ने, जो मैं तो अधिवक्ता जो सत्यम पांडे ने कहा, मैं उसी को मान रहा हूं रेफरेंस, हम तो वहां सुने नहीं।
कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं है इस मामले के, हम रोक लगा रहे हैं, दुरुपयोग हो सकता है। जब आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कैसे जानेंगे कि दुरुपयोग हो सकता है? या तो ये कहते कि सवाल नहीं दुरुपयोग हो सकता, एक्सपर्ट नहीं है, फिर आप एक्सपर्ट को बुलाते, फिर मैंने आप वही तो कहा, यूजीसी को खड़ा करते कि आपने आप क्या सोच के स्टे किया। स्टे देने के पहले यदि हाँ, न्यायपालिका के पास इसका एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये हाँ, केस हियरिंग में आने के पहले ही न्यायपालिका किसी को अपॉइंट करती है। हाँ, न्यायपालिका पहली हियरिंग करती है कि बोलती है इसके अब में एक्सपर्ट नहीं है, हम एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं। हम्म, ट्रिपल तलाक में एक्सपर्ट की राय ली थी, मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया था। हाँ, आप बुलाते किसी स्कॉलर्स को बुलाते, आप उनको तय करते, बोलते अगली हाँ, हियरिंग की डेट अगले वीक देते हैं, वो एक्सपर्ट भी बता देगा क्या है, वो हमको समझा देगा और बात क्लियर होगी। हाँ, हाँ, स्टे लगा के पहले हवा निकाल दी और बोले हम एक्सपर्ट नहीं है, अब हम इसमें आप इसको ठीक करिए। ठीक कैसा सड़कों, करिए? ये तो ऐसा हाँ, हो गया कि आप खाना खाने बैठे, पत्नी ने खाना बनाया, आपने बोला मजा नहीं आया खाने में। हम्म, हम आशीष फूड पे लिखते थे, खाना ये हमारा बड़ा पैशन है, आपका भी है। हम्म, हम्म, तो जिक्स कालरा बहुत बड़े फूड के दुनिया के बादशाह थे। हम्म, तो कोई 5 स्टार होटल में मेनू मेनू बदलते थे, तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को खाने के लिए बुलाते थे वो, मेनू टेस्ट हम्म, करने के लिए। उसमें कभी-कभी हमको भी बुला लिया जाता था। हम्म, लेकिन वो बड़ा संकट का समय होता था उनके साथ उनके सामने खाना खाना। हम्म, कोई चीज़ यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको बताना होता था कि अच्छी क्यों नहीं लगी। हम्म, हम्म, एक दिन हमने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो बोला क्या हम्म, साड़ी पहन के नाचूँ यहाँ पे? तब मज़ा आ जाएगा हम्म, तुम्हें? हम्म, हम्म, सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा ही कुछ है। ये ठीक नहीं लग रहा है। हम नहीं हम्म, जानते भाई इसमें क्या है, लेकिन हम्म। वो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। इस पे एक हियरिंग तो बनती थी। चलिए एक हियरिंग तो बनती थी। अरावली में तो फिर भी ये था कि सुप्रीम कोर्ट में वहां पर एक जो है अरे एमिकस क्यूरी मुझे था, बताइए, एक वो मामला एग्ज़ैक्टली सुप्रीम कोर्ट पहले सुना हुआ था, सुना उसमें हुआ था। अरावली मसले को जानता था, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो है गाइडलाइंस थी अरावली के लिए, गाइडलाइंस तमाम गिर चीजें। चीज़ ये तो फ्रेश मामला गया, और फ्रेश ये फ्रेश मामला गया, मामला नहीं हम जानते या नहीं इस मामले में, रोक या लगा दी। सुप्रीम कोर्ट कहती कि प्रथम दृष्टया हमको ये दिखता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, हाँ, सरकार को हम नोटिस इश्यू करते हैं, हाँ, सरकार इस पे एक्सप्लेनेशन दे। ये कहना 24 कि हम घंटे इसके मांगते, हाँ, 24 घंटे में। रोज hearing होती है। सरकार हाँ, ने ये कहा भई सरकार ने जब कोई कानून बनाया है, सोच समझ के हम्म, बनाया होगा, उसपे हम्म, मंथन हुआ होगा, उसमें मीटिंग्स हो गई होगी, उसमें मीटिंग्स के मिनट्स होंगे, बहुत सारी हम्म, चीज़ें होगी, हम्म। ऑब्जेक्शंस मँगाए होंगे, ये सारी चीज़ें अच्छा, होती होगी। आओ, एक बात और, एसआईआर 10 जुलाई में तारीख बता दूं, 10 मैं हाँ, जुलाई उस से सुनवाई हाँ, चल रही है एसआईआर की। हाँ, 10 जुलाई से सुनवाई चल रही है, मैं तुलना क्यों करना चाह रहा हूं, 10 जुलाई से आज 29 जनवरी है, कितने राज्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु के कितने पिटीशन पड़े हैं, केरला के कितने पिटीशन पड़े हैं, पश्चिम बंगाल के कितने पिटीशन पड़े हैं, बिहार के कितने पिटीशन पड़े हुए हैं, अरे कितने सारे हर राज्य के है, हर राज्य के प्रूफ लाए देते हैं, मरे हुए लोगों सबूत। को जिंदा साबित किया गया है, जिंदा लोगों को मरा हुआ किया वो लोग सामने लाए हैं। इसके हाँ, बावजूद देखिए मैंने क्या बोला, जो सरकार को सूट होता है, क्या न्यायपालिका उसके साथ काम करती है? ये हाँ, आरोप यदि न्यायपालिका पे लगे कि वो सरकार के लिए काम कर रही है, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमको जेल जाना पड़ेगा। अब चले हाँ, जाएंगे जेल यदि न्यायपालिका को अच्छा रखते तो। लेकिन एक हाँ, सामान्य इंसान हूँ, इस देश का टैक्स पेयर, मैं टैक्स भी देता हूँ, इस देश का भारतीय हूँ, नागरिक हूँ, और वो जो जितने भी 14-15 सर्टिफिकेट है सबके साथ नागरिक हूँ। हाँ, चाउमीन खाता नहीं, चाइनीज मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चीनी हो नहीं सकता। हम्म, रात को सोते समय पाकिस्तान की तरफ मुंह करके नहीं सोता, तो इसका मतलब मैं पाकिस्तान का भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आजकल आरोप ये भी लग सकते हैं कि आप रात को सोते समय मुंह आपका पाकिस्तान की तरफ था, इस अनुशंसा से आप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। आप चाउमीन खा रहे थे और ये चीनी फूड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए चीन से आपका क्या लेना देना, ये ऐसे ही हो सकता है। वांगचुक के साथ ऐसे ही हुआ, ऐसे ही वांगचुक अंदर गए हैं। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। तो मैं सारे पैरामीटर्स के साथ कहता हूँ कि एक मैं भारतीय हूँ, और ईमानदारी से जहां मुझे समझ में नहीं आता मैं पूछता हूं। मैं जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भैया ये अधिकार है कि कोई चीज ना समझते हुए भी वो स्टे दे सकते हैं, वो मेरे पास अधिकार नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से, क्या सरकार को मदद करना है आपका काम है कि न्याय देना काम है?
सरकार फंसती है, आप बेल आउट करते हो। जहां देश फंसा हुआ है वहां बेल आउट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एसआईआर के मामले में कितनी चीजें पकड़ी गई है, लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से आए दिन धांधली होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, करता हुआ दिखाई नहीं देता। बिना क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी पूछा, ज्ञानेश कुमार जी आपने बिहार के एसआईआर के दौरान क्यों कहा था कि आपको विदेशी नागरिक मिले हैं वहां पे? हाँ, जब पूरी लिस्ट फाइनल होने के बाद कोई घुसपैठिया ही नहीं था। हाँ, क्यों बोला आपने? क्या एक इलेक्शन कमीशन के पोस्ट पे, कमिश्नर के पोस्ट पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बहुत जिम्मेदार पोस्ट है, हम्म, संवैधानिक पोस्ट है वो, उस पे आप कैसा झूठ बोल सकते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कभी पूछा? या सर्वोच्च न्यायालय उनके वकील के सामने मुंडी हिलाता है? क्या है? लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में, और लोगों का विश्वास जिस दिन न्यायपालिका से उड़ जाएगा उस दिन लोग फिर जाएगा कहाँ? इस देश में संविधान ही नहीं रहेगा। संविधान का कस्टोडियन है वो। वकीलों ने समझाने का प्रयास किया होगा, वही वकील किस लिए होते हैं, कोर्ट में वकील किस लिए होते हैं? वो अपनी जो चीज है उसको प्रेजेंट करते हैं। जिनने रिट पिटीशन फाइल की उन्होंने समझाया होगा ना कि कौन से कानून का उल्लंघन होता है, कैसे कैसे इस कानून में खामियां हैं, इससे सवर्ण कैसे लेबल्ड हो जाएंगे। मैं 2-3 सरकार खाली अपना यादाश्त, पक्ष बताए, काम खत्म हो। रिसर्च तो अभी बाद में करके हम आएंगे। यादाश्त पे मैं 3-4 जो है खबरें बताता हूँ, बस खबर बता रहा हूँ, फिर भाव से एनालिसिस सुनिएगा। जो नियुक्ति का पैनल बना, सीजेआई चंद्रचूड़ ने बनाया नियुक्ति का पैनल, उस पैनल के अगेंस्ट कानून बना दिया मोदी जी ने सीजीआई को बाहर करके। जैसे ही वो कानून बनाया, वो मामला 2023 में ही चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में चैलेंज किया गया, अभी तक उस पर कुछ नहीं है, अभी तक उस पर कुछ नहीं है कोई, जबकि उसको संवैधानिक मामला बता करके पिटीशन हुई थी, कोई मामला उस पर कुछ भी नहीं हुआ। उतना ही नहीं, 19 फरवरी को जो है 18 फरवरी को, अगर दुरुस्त है यादाश्त तो 18 फरवरी को ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई थी 2025। 5 फरवरी को प्रशांत भूषण ने कहा, फिर कहा था कि इसका हियरिंग जल्दी करवाओ क्योंकि अभी फिर से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। कहा कि साहब अब इसकी हियरिंग कर लीजिए, अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब ये राजीव कुमार जा रहे हैं, अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा और वो मामला पेंडिंग है, जब नियुक्त हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अर्जेंट हियरिंग। उस पे आशीष जी, मैं उस पे और दर्शकों को बता दूं, ये कोई बहुत पेचीदा मामला नहीं था, ये ओपन एंड शट केस था पिटीशन पूरा। सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था क्यों दी थी? सर्वोच्च न्यायालय के पीठ ने जब ये व्यवस्था दी थी कि जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो इसलिए दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी जो नियुक्तियां हो रही है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है आपके पास, हम आपको सुविधा देते हैं, व्यवस्था देते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और प्रामाणिकता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनी रहेगी। ये बोल के सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लाइन में एक बात कह दी कि क्योंकि आपके पास कोई कानून नहीं है इसलिए हम व्यवस्था देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कानून बनाते हैं, तो जो कानून बनाया वो यदि ट्रांसपेरेंसी और प्रामाणिकता नहीं दिखाता है, इसका मतलब वो कानून नलीफाई है, सीधी बात है। मैं सर्वोच्च न्यायालय आया, अर्जेंसी तो मतलब इसको 2 दिन के हियरिंग में खत्म होने वाला मामला है। जब ज्ञानेश की नियुक्ति होनी थी तो अर्जेंसी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को अर्जेंसी कहां लगती है। प्रशांत भूषण ने कहा अर्जेंट है, उनका नहीं आपका कहना अर्जेंट नहीं है। 12 तारीख को 5, उन्होंने कहा कि 5 है, आज सुन लीजिए, मैं फिर तारीख बताता हूं, 12 फरवरी अगली फिर डेट लगी। 12 को कहा प्रशांत भूषण ने कि अब 18 को 18-19 में अपॉइंटमेंट आज 12 तारीख को आप इस पे सुनवाई पूरी कर दो। उनका नहीं आपके उससे नहीं होगा, हम बाद में भी सुनवाई करके फैसला ले सकते हैं, अभी चलने दीजिए। उसके बाद 18 को, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका चाहती है कि जो सरकार ने व्यवस्था बनाई वो कंटिन्यू रहे। हाँ, और फिर अगली डेट 12 को, अगली डेट कौन सी लगाई?
18 तारीख को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की मीटिंग थी, 19 तारीख अपनी डेट लगाई। इससे डेट ज्यादा लगाई। क्या साफ दिखेगा अगर सुप्रीम कोर्ट का असली चेहरा देखना हो तो? 19 तारीख की डेट बिल्कुल, लगाई, बिल्कुल। 18 को ज्ञानेश की नियुक्ति हो गई और फिर मामला 19 किनारे चला 19 गया। तारीख को। उसके बाद अभी कितने सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आए होंगे एसआईआर को लेकर के, और एसआईआर छोड़िए वोट चोरी को लेकर के। वोट चोरी राहुल को। गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसी सुप्रीम कोर्ट में यही सूर्यकांत ने कहा कि हम ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जानते हैं, हमने नहीं सुनी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने नहीं सुनी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अदालत में जिक्र हुआ कि अभी राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया, तो जस्टिस ने कहा कि हमने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। और कल इस मामले को टेक करते समय सूर्यकांत ने पता है क्या कहा? हमें पता है कि देश में क्या चल रहा है, इसलिए ये मैटर बहुत जरूरी है हियरिंग के लिए। ये मैटर हियरिंग के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पता है जिसमें वो 1.5 घंटे दिखाता रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हेल्ड करते हैं। पूरे देश में उसको कैरी किया, सबदूर हुआ, वायरल हुआ, अखबारों में छपा, संपादकीय छपे, उस पे आरोप प्रत्यारोप हुए और न्यायपालिका को पता नहीं, क्योंकि उसमें सरकार फंसती है। जिसमें सरकार को बेल आउट करना है उसमें बेल आउट किया जाता है, जिसमें सरकार को सुविधाजनक होना चाहिए उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। सेफ्टी वॉल्व, यही है सेफ्टी वॉल्व। ये सेफ्टी वॉल्व, सरकार की बस। सेफ्टी वॉल्व, जिससे डेमोक्रेसी का रक्षक होना था, वो सेफ्टी वॉल्व बन के रह गया है। जरा बन के सुनिए रह कुछ गया। और बाइटें हैं। भैया सुनाओ जल्दी जल्दी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपने आर्टिकल्स लिख चुका है कि देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और रिलीजन। तो एक नई पॉलिसी की क्या ज़रूरत थी? अगर नई पॉलिसी सरकार लेकर के आई तो कोई भी पॉलिसी जब बनती है वो किसी के आधार पे बनती है, तो वो सरकार को फैक्ट्स सबके सामने रखने चाहिए कि किस आधार पे वो यूजीसी की पॉलिसी लेकर के आए, और वो लेकर के आए तो प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शनकारियों के सामने वो रखनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं खास करके, क्योंकि चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाए गए थे कि पीडीए के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं पीडीए समाज इनसे छिटक रहा था, तो ये नई पॉलिसी लेकर के आए। जब इनको लगा कि इनके लोग ही छिटकने लग गए इनसे उल्टा, तो इन्होंने सरकारी प्रेशर बना करके ये पॉलिसीज वापस हो रही हैं। तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, फैक्ट्स देना चाहिए कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या हालात है। SC/ST कमेटी का खुद मेंबर होकर के आए दिन हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हमारे पास सारे इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, वहाँ के सेक्शंस आते हैं, फैक्शंस आते हैं कि हमारे लिए भी काम होना चाहिए, हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो तथ्य सरकार को सामने रखना चाहिए। सर दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन्होंने इसकी बात की। तो क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट को फिर बोलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो ढंग से। इस देश का सबसे बड़ा बाइंडिंग बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये इस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन की बात है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, सब एक आधार पे रहें। तो पहले से डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है और तथ्य उठा करके सरकार सार्वजनिक कर दे कि क्यों उनकी सरकार में डिस्क्रिमिनेशन खास करके पिछड़े दलितों पे हो रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन की मांग है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हम ओथ लेते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट ढंग से सरकार का काम है कराना। ये पुष्पेंद्र सरोज हैं, दलित समाज से आते हैं, इंद्रजीत सरोज के पुत्र हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बहुत क्लियर बात कहा, बहुत साफ कहा। अगली बात सुनाइए। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। आप अच्छा पिछले बार देखा है तो वक़्फ़ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी SIR में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है, और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। जरा बनारस की तस्वीरें अगर हो तैयार तो दिखा दीजिए। वाराणसी में होली आज ही महीने भर पहले होली मनाने की तस्वीर आ गई है। रेडी है, वही जय होती है। और ये सत्य सनातन की
इधर 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 अरे समनवा तो देखा सब लोग खड़ा होगा लगाओ हाँ ई वाले गाल पे लगाओ अरे यार ये भैया ये तो रुक जा कैमरा में चल गई उधर 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 फेंकिएगा हर हर महादेव सत्य की जीत हुई भारत माता की सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जज का मन है और लोग एक दूसरे को नौजवान जो है सुप्रीम कोर्ट से चलिए चलिए इस आशीष, खबर पे एक आखिर इसी में मैं एक और जोड़ दूं आपको कि सरकार कैसा खेल करती है। सरकार ने जब ये पहले यूजीसी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया था तब ये कहा था कि भाई जो पिछड़े बच्चे हैं या पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं जो सवर्ण को सामान्य छोड़ के जो बाकी बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है और बहुत उनके ऊपर कास्टिज्म ये होते हैं और ऐसे जो मामले हैं वो 118% बढ़े हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है 18%। तो 2019-20 में ये आंकड़ा था 173 केसेस पूरे भारत में और 2023-24 में 378 हो गया। 5 साल में ये 1160 टोटल केसेस बने। ठीक है, ये आंकड़ा इन्होंने 118% बताया, 118%। लेकिन मैं यदि संख्या पे आऊं तो हमारे देश में 1153 विद्यापीठ है, 48,000 से ज्यादा महाविद्यालय है, 4.5 करोड़ स्टूडेंट है। उनमें से 50% तो हम रिजर्व मान सकते हैं, तो 2.5 करोड़ स्टूडेंट है। अब 2.5 करोड़ स्टूडेंट में से 10 साल में 1160 स्टूडेंट का केस आया, तो परसेंटेज में वो पड़ता है 0.0018%। इसके लिए अलग कानून की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ रैगिंग का ऑलरेडी कानून है कॉलेजेस में, हमारे यहाँ दूसरा कानून एट्रोसिटी का है। ये 2 कानून ही इसको एड्रेस कर सकते थे। लेकिन करने ये क्या है, ये दुबे जी चौबे जी बनने चले गए और हाथ में कुछ नहीं आया। छब्बे बनने गए, चौबे जी दुबे बन के लौटे। दुबे बन के लौटे, ऐसे ही। हाँ, जब चौबे और दुबे की बात आपने करी दिया है तो आखिर में मैं दर्शकों के साथ कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। आप सोचिए राजनीति क्या करवा रही है आप लोगों के साथ। इस देश में विभाजन का कोई और वजह विभाजन की नहीं है, एकमात्र वजह राजनीति और खासकर ये 10 साल 12 साल से जो चल रही है ना विश्व गुरु बनने वाली राजनीति। निशिकांत दुबे चौबे की बात आई तो दुबे का उदाहरण। निशिकांत दुबे ने कहा सबसे पहले जब ये विरोध शुरू हुआ तो सबसे पहले निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आई कि ये कानून बहुत बढ़िया किया है मोदी जी ने गरीबों पिछड़ों दलितों के लिए और इसमें जो भ्रांतियां हैं जल्द ही दूर होंगी। आज ये बात सूर्यकांत को इसीलिए कह रहा हूं, जस्टिस सूर्यकांत को पूछना चाहिए था कि भाई भ्रांतियां क्या है और क्लियर करो। ये मेरा सवाल सूर्यकांत जी से भी है। माय लॉर्ड, आपको पूछना चाहिए था भ्रांतियां। आप इसका मतलब जो है सरकार को आप समझ ही नहीं पाए, आपने उनका पक्ष भी नहीं सुना, उनको नोटिस भी नहीं दिया। एक हियरिंग तो लगा देते आप कल के लिए कि आप अपना पक्ष रखो। भ्रांतियां क्या हैं? भ्रांतियां धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कानून बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें भ्रांतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के टॉप भाई शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, निशिकांत दुबे ने कहा और आपने रोक लगाया, एक तरफा रोक लगी पहली चीज। लेकिन इसमें कुल मिलाजुला करके जो गले में फंसी हड्डी थी वही मोदी जी के लिए संजीवनी बन गई। मोदी जी ऐसे नहीं अपने चीजों को हिट करवाते हैं भाऊ। मैं फिर कह रहा हूं, सर्व समाज से, दलित, पिछड़ा और सवर्ण तीनों से आपको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया। आप कहोगे कमल का फूल नहीं है भूल, फिर दबाओ कमल का फूल।
और दलित पिछड़ा कहेगा कानून हमारे लिए लाए थे, वो तो सूर्यकांत ने रोका, गलती सूर्यकांत की, मोदी जी हमारे। तो मोदी जी, अच्छा सूर्यकांत जी को चुनाव लड़ना नहीं है कहीं, ये सब उस सिस्टम का पार्ट है। हाँ, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका भी उस सिस्टम का पार्ट बन गई है जहां मोदी जी सबके लिए अच्छे हैं। हाँ वही कर रहे हैं कि चुनाव तो बहुत पहले कहा कि चुनाव नौकरशाह को लड़ना नहीं, चुनाव जज को लड़ना नहीं है, तो चुनाव मोदी जी को लड़ना है। मोदी जी के दोनों हाथ में लड्डू है। सवर्ण अब कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, मोदी जी जो है, मोदी जी कानून तो रुक ही गया है, तो फिर सनातन बचाने के लिए कल से जुट जाएंगे। और दलित पिछड़ा कहेगा वाह मोदी जी वाह, आपने कानून लाया था, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट सब इसकी खामी है, इसने वो किया है। इजाजत दीजिए, सोचिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।